लेकिन सोनी जी, हम जिस दौर पर ईवीएम पर चर्चा कर रहे हैं, ये ईवीएम में खूबियों और खामियों को लेकर के राज्य स्तर पर भी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। चूंकि कहा यह जाता है, हालांकि विपक्षी गठबंधन का कहना है कि ईवीएम अभी जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और इस तरह सत्ता पक्ष का दावा है कि सत्ता में इस तरह के आरोप भी लगने लगेंगे। लेकिन विपक्षी दलों का कहना यही है कि ईवीएम में निश्चित तौर पर हेरफेर जरूर हुआ है, वरना जनता का समर्थन उन्हें ही मिलता। तो ईवीएम में कितना, ईवीएम में आरोप लगाना या जिस तरह से वोट ईवीएम के, अगर सत्ता पक्ष के पास वोट जा रहे हैं तो ईवीएम में आरोप लग रहा है, अगर विपक्षी दलों के पास वोट जा रहे हैं तो ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लग रहा, ये कितना जायज है? देखिए, ये सभी दल अपनी सुविधा अनुसार ऐसा करते हैं। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ईवीएम का विरोध किया था। उस समय नरसिम्हा राव थे, जो नरसिम्हा जी थे, जिन्होंने वो एक पुस्तक भी लिखी थी, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये एक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर देखिए, इसकी विश्वसनीयता पर चुनाव आयोग ने भी प्रश्न किए थे, भाई किसको कोई संदेह हो तो उसका शंका को दूर करने के लिए भी तैयार है। तो लेकिन कोई भी दल इससे आगे आता नहीं है। लेकिन देखो, आरोप तो सभी लगाते हैं, लेकिन इस पे कोई पुख्ता प्रमाण दिए जाए हैं ऐसा भी नहीं है। अब देखिए, सरकार ने, चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था कर रखी है और व्यवस्था का सभी को एक उदाहरण भी दिया है और सभी को इसके लिए पेशकश भी की गई है, अगर इसमें कई खामियां हैं तो आप उसको सामने लाइए। लेकिन कोई भी ठोस जो है ऐसा कोई आरोप सामने नहीं आया। तो ये एक टेक्नोलॉजी का उपयोग है, निश्चित रूप से समय समय पर सुधार होते रहे। अब पिछली बार जो था कि वहाँ पोस्ट बैलेट पेपर बाद में गणना शुरू होती थी, अब पहले शुरू हुई है। तो अलग अलग व्यवस्थाएं बदलती रहती है, समय के साथ साथ जो भी अनुभव आते रहते हैं, चुनाव आयोग उसको बदलता रहता है, उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। अब जैसे मौसम की प्रतिकूलता रही, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया कि मौसम की प्रतिकूलता के कारण जो इस बार मतदान प्रतिशत पर असर पड़ा है, तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो प्रयास रहते हैं, देखो हर बार सुधार करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। लेकिन ईवीएम पर निशाना बनाना एक तरह से, एक कोई भी दल रहा हो जिसको सफलता नहीं मिलती तो वो तो निशाना बनाता ही है। लेकिन अब इस बात को स्वीकार भी करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के विकास से काफी परिवर्तन हुए हैं और इसका जो है हम तुरंत रिजल्ट भी मिलते हैं, एक प्रक्रिया भी सरल हुई है। तो नए इस बार जो है, जो वृद्ध जो मतदाता थे उनको घर जाकर उनका वोट लेने का जो प्रयोग किया, काफी सफल रहा है। तो इस तरह समय समय पर सुधार होते रहते हैं, इसमें आगे भी चलकर होते रहेंगे, इसमें गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। जी बिल्कुल। अगर हम टेक्नोलॉजी के अलावा योजनाओं की बात करें वीरेंद्र जी, तो हरियाणा में कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से लागू की गई। दावा यह भी किया गया, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो दावा यह भी किया गया कि खर्चा और पर्चा दोनों को ही खत्म किया गया है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस बात के आरोप लगाता रहा है कि बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर है और जैसे ही सरकार बनेगी लोगों को, जनता को रोजगार सबसे पहले मुहैया कराया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर पीएम मोदी का कहना यह है कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लागू की जा रही हैं, तमाम यहां पर तरीके निजात किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से रोजगार में बढ़ोतरी हो और जनता अपना स्वयं रोजगार भी शुरू कर सके, स्वरोजगार भी शुरू कर सके और नौकरी भी लोगों को प्रदान की जा रही है। तो बेरोजगारी का मुद्दा हालांकि ये कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई सालों तक बेरोजगारी के मुद्दे पर ही राजनीति हो रही है और आगे आने वाले समय में भी ये कितना आगे प्रभावी रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रोजगार का मुद्दा हरियाणा में कितना वर्चस्व स्थापित कर चुका है? देखिए, रोजगार का जहां प्रश्न है, बिल्कुल बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी देखो, सरकार ने कुछ युवकों को इजराइल भी भेजा है, हालांकि वहां अलग स्थिति है। तो मतलब कुछ लोगों को, देखिए, रोजगार के जो साधन हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन बेरोजगारी इतना ज्यादा है हरियाणा के अंदर कि देखिए, जो युवक जो है खेती में लगे हैं, खेती अब जो है आकर्षण का केंद्र नहीं रहा। अब खेती में उस ढंग की कमाई नहीं होती है। अब जो युवा है वो विदेश जाने की हो रहा है, भारत से, यहाँ से, हरियाणा से सबसे ज्यादा युवक जो है वो पलायन करके विदेश जा रहे हैं। विदेश का उनका बहुत ज्यादा आकर्षण बन रहा है। तो कई बार ऐसे कोई डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कोई दूसरे माध्यम से जा रहे हैं। और मतलब इस बार भी देखा जाए कि सरकार की स्तर से रोजगार बढ़ाने के कई प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन वो सफलता कहाँ मिलती है? अगर पब्लिक सर्विस कमीशन ने या एसएस बोर्ड ने वैकेंसियां भी निकालती हैं, कई रिक्तियां पड़ी हुई हैं, खाली पड़े हुए पद खाली पड़े हुए हैं, और जो भर्ती की प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठते रहे। भर्ती प्रक्रिया पर जो भी अभी 5% जो है अतिरिक्त अंक दिए गए थे सामाजिक आर्थिक आधार पर, उसको भी हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने जो है रद्द कर दिया। तो कई बार जो है सरकार के स्तर पर भी खामियां रहती हैं और भ्रष्टाचार भी रहता है। हालांकि बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार का प्रयोग काफी सफल रहा है, सरकार के दावे भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खामी रहती है। कई लोग पकड़े भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन सरकार के स्तर पर प्रयास होने के बावजूद भी अभी भी जो रोजगार का जो साधन मुहैया कराए जाने चाहिए, जो रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, वो नहीं है। कई सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं
और प्राइवेट में देखिए सरकार ने जो है स्थानीय युवकों को रोजगार देने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, उसे भी कोर्ट ने रद्द किया कि हरियाणा के उद्योगों में हरियाणा के लोगों को भी वरीयता दी जाए। तो इस तरह की सरकार ने प्रबंध भी किए, लेकिन जो ये जननायक जनता पार्टी के दबाव में सरकार ने इस पर कानून भी बनाया था, लेकिन वो जो बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। और ये बात है कि रोजगार के जो साधन बढ़ने चाहिए थे उस दिशा में उतनी प्रगति नहीं हुई है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नए जो रोजगार के अवसर होने चाहिए, नए उद्योग धंधे स्थापित होने चाहिए, उस दिशा में उतनी प्रगति नहीं हो पाई।